अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बहुत दिनों से जुल्फ़िकार अली बदर के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ अखबारों में और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे मिलूँ, उनके बारे में पूछूँ और लोगों को भी इंफॉर्मेशन लेके दूँ कि वाई इज़ ही राइटिंग एंड इनकी इंस्पिरेशन क्या है। इनके जुल्फ़िकार की बैकग्राउंड की तो तारीफ़ में गए, तारीफ़ के मोहताज नहीं। इनके वालिद साहब डॉक्टर जहांगीर बदर मरहूम पूरे सब कॉन्टिनेंट में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत वेल नोन पॉलिटिशियन भी हैं और अपनी लिखत पढ़त के हिसाब से भी बहुत मशहूर हैं। तो मेरे ख्याल से कि मैं आपका वक्त ज़्यादा लिए बगैर डायरेक्टली जुल्फ़ी से बात करता हूँ, जुल्फ़िकार अली बदर से बात करता हूँ, जो कि एक बिज़नेस, सोशल नॉलेज एंड पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो आपकी वजह से हो रहे हैं। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अदील, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अदील, आपने टाइम निकाला एंड व्हाट अ ग्रेट आइडिया फॉर यूटिलाइजिंग दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक और सो वो क्या कहते हैं नॉन सही सोशलाइजेशन का जो टाइम है हाँ। उसको आप भरपूर यूटिलाइज कर रहे हैं और आपने मुझे कहा कि लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम और मैं समझता हूँ कि आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर थैंक यू। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। आई थिंक कि जो असल चीज़ है वो ये कि द वे यू राइटिंग, आई थिंक कि वो सो इंस्पिरेशनल। जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं स्पेशली डेली टाइम्स में जो छप रहे हैं और 2-3 अखबार में और छप रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी इसके अलावा कि मैं आगे पूछूं कि भाई क्यों लिख रहे हो इतना ज़्यादा। बेसिकली दिल हुआ ये कि आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। तो जब दुनिया के हालात ऐसे चेंज हो गए कि एकदम कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया और हमें बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया गया। इवन मेरे जो आई एम अ लॉयर, तो हमारे कोर्ट्स भी बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो घर के अंदर हम लोग रिस्ट्रिक्ट होके रह गए। तो ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये दिस इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ माय फादर। तो ये वो ऑफिस है, यहाँ पे वो सारा टाइम अपना गुजारते थे। तो इसके अंदर फिर मैं क्या करता था, सुबह सुबह उठ के शेव करके तैयार होके बिल्कुल ऐसे जैसे ऑफिस की एक तैयारी होती है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश होके मैं आके इस ऑफिस के अंदर बैठ जाता था। तो फिर ऑफिस के अंदर आके बैठता था, तो फिर मैंने ये ऑफिस की बुक्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी 17 मार्च ऑनवर्ड्स। सो मार्च का ये आधा तकरीबन महीना, फिर अप्रैल का महीना, सो आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स वेरी ऑन नाइस। ऑन बिजनेस। जब मैं बुक्स ऑर्गेनाइज कर रहा था ना, तो उसके अंदर एक मुझे बुक मिली। बेसिकली इट वाज अ बंच ऑफ डिफरेंट बुक्स। वो फिर मैं ऑर्गेनाइज करके जब उनको इकट्ठा किया, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई थी, तो उस बुक का नाम था, मेरे फादर की पिक्चर थी, उसका था द ग्रैंड एजेंडा। वो ग्रैंड एजेंडे को मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था बाय जहांगीर बदर। तो वो मैंने उसको पिक किया, सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। तो उस बुक को जब पढ़ते पढ़ते फिर मैंने उसके अंदर पढ़ा कि उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ही हैज रिटन मैनी आर्टिकल्स इन डेली जंग। तो उस फिर बुक को मैंने पढ़ने के बाद आई गॉट अ इंस्पिरेशन प्लस मोटिवेशन कि मेरे फादर का वो जो एक लेगेसी थी राइटिंग की, पॉलिटिकली तो वो एक्टिव थे, उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो लिखते, लेकिन उन्होंने 98 टू 2000 वो उन्होंने एक अपने जो आर्टिकल्स चंद लिखे, तो उसकी फिर एक बुक कंपाइल की। तो वो मैंने फिर पढ़ी, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स थे। तो वो फिर क्या था कि मैंने 1.5 महीना बुक्स मुख्तलिफ पढ़ता रहा, फिर उसके बाद भी कंटिन्यूटी रही। लेकिन वो जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई थी, फिर मैंने उसी से वो उस बुक से इंस्पिरेशन लेके आई स्टार्टेड राइटिंग द आर्टिकल्स। तो वो जो पहला फिर मैंने आर्टिकल लिखा, वो पहला आर्टिकल था मेरा बैकग्राउंड ऑन राइटिंग द आर्टिकल। तो उसके अंदर फिर मैंने बताया कि कैसे इस तरह ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये सारी सारी चीज़ उसके अंदर लिखी कि मैं तो बुक्स। जुल्फ़िकार, ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में या कह लें बरसगीर में सियासत का और लॉ डिग्रीज़ का बहुत वकालत गहरा, का। वकालत का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक। क़ाज़ी भी लॉयर भी थे और हमारे मुल्क के फाउंडर भी सियासतदान भी थे। आप वकील हैं खुद भी और सियासत में भी हैं, मगर ये सहाफ़त और सियासत का नया रिश्ता क्या बना? ये भी कोई चीज़ बनने वाली है कि पहले की है? मेरी नॉलेज कम है। नहीं, इसमें ऐसा है कि सहाफ़त का तो सियासत के साथ क्योंकि तज्ज़िया आ जाता है,
और राइटिंग आ जाती है। कलम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, वकालत के साथ भी, सियासत के साथ भी। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द स्टेट। तो बहुत अच्छे जो बड़े सियासतदान हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं। दे आर राइटर्स। राइट। वो आर्टिकल राइटिंग भी करते रहे आपके ऑन फादर ने डिफरेंट। लिखी, मेरे फादर ने बल्कि 4-5 आपके बुक्स लिखी। भुट्टो साहब ने लिखी मुझे आपको। भुट्टो साहब ने बुक्स लिखी, बीबी शहीद ने बुक्स बीबी लिखी। शहीद। सो हमारी पार्टी के अंदर राइटिंग बुक्स और राइटिंग आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ लेगेसी। राइट। सो ये हमारी सारी लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं जो कि लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। सो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, लिखते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो वो चलता रहा, एक मामला सिलसिला चलता रहा। माई फादर इन फैक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, बल्कि शेयर विद द व्यूअर्स, कि माई फादर इज द ओनली वॉज द ओनली वर्किंग पार्लियामेंटेरियन इन साउथ एशिया हु डिड हिज PhD विद डिस्टिंक्शन। माशाल्लाह। जब उन्होंने PhD की, ही वॉज अ सेनेटर। अच्छा। हाँ, तो ये तो- ही एट दैट टाइम, उसे उन्होंने 2010 में स्टार्ट किया। एट दैट टाइम ही वाज अ सेनेटर। फिर जब कंप्लीट होने लगी तो ही वाज द लीडर ऑफ द हाउस। सो Very impressive. जब उन बीच में वो आते थे वीकेंड्स पे आके अपनी क्लासेस भी लेते थे, फिर अपना सेनेट के अंदर भी टाइम देते थे। सो ही हैड डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, आपकी बातों से और आपके आर्टिकल से मुझे लगता है कि यू मिस योर फादर अ लॉट, बहुत ज़्यादा। आप उनको, और जाहिर बात है एक नेचुरल चीज़ है, मगर इन योर केस डू यू मिस हिम मोर एज अ फादर या यू मिस हिम मोर एज अ मेंटोर? क्योंकि आपकी सियासत भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, तर्ज तरीका भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर आप उनको मेंटोर के तौर पर ज़्यादा मिस करते हैं या एज अ वालिद ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, उनकी जो पर्सनैलिटी था, ही वॉज अ यूनिक पर्सन। एज ए फादर तो एक नेचुरल बात है, वी मिस हिम, ठीक है। ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की कि वो अपने वालिद को मिस करता ही करता है। बट उनके अंदर जो एडिड वैल्यू क्वालिटी थी ना, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए कोच, एज ए मोटिवेटर, एज ए इंस्पिरेशन, वो ये थी कि ऑन एवरी थिंग ही यूज टू मोटिवेट, इंस्पायर एंड गाइड, कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। सो वो एक जो प्रॉपर गाइडलाइन और एक वो जो एक्सपीरियंस के साथ और चीज़ों के साथ जो उन्होंने सारी ज़िंदगी हार्ड वे सीखी थी, हार्ड वे सीखी थी, वो सारा सो ट्रांसफर वो बताते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने हमारा सारा बचपन, ज़्यादातर तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, वो जेलों में उन्होंने गुजारा। उन्होंने हार्डशिप्स फेस की। हमने तो बचपन में सारी फैमिली ने वो देखी हार्डशिप्स। तो फिर वो सियासत में होते थे, घर से बाहर होते थे। फिर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए उनकी स्ट्रगल थी। और आई मीन ही वाज अ स्ट्रगलर, और वो जद्दोजहद के साथ वो आगे चलते रहे और वो चीज़ें आगे चलती जा रही थी। और हमें जब टाइम मिला थोड़ा बहुत जो भी उसके अंदर जितना भी वो बताते थे, गाइड करते थे, सो उसको हम पॉकेट करते थे, उसको सीखते थे, उसके ऊपर फॉलो करते थे। और आज उनकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस एज ए गाइडलाइन वो बता के गए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, उनमें से सबको फॉलो भी करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने नहीं की हुई थी। सो उसके अंदर वो अल्लाह ताला ने मुझे उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी दी, तो वो मुझे कहते थे कि आगे बढ़ो, करो। सो आई डिड दैट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एक आउटसाइडर की हैसियत से, कि इनके वाले साहब इज़ ए ग्रेट टीचर। वो मुझे किस तरह से पता है कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में मैं और जुल्फी साथ हुआ करते थे, और इनका हमारा आना जाना मिलना मिलाना था उनके साथ भी, वाले साहब के साथ भी। और जब भी कोई बात आपको समझाएंगे तो वो आपको बात समझ में आ जाएगी, वो ऐसे अल्फाज में, कोई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कोई ऐसी ऐसी चीज़ इस्तेमाल, मिसालें ऐसी सादी देंगे कि आपको बात वो बैठ जाएगी समझ। अगर सवाल पूछेंगे तो दोबारा बताएंगे, 10 दफ़ा बताएंगे हर चीज़ को। तो आई एम श्योर कि बीइंग हिज सन यू हैव लर्नड अ लॉट मोर। हम तो एक मिनिमम इंटरेक्शन अगर उनसे हासिल किया आपने कुछ, तो आप तो जाहिर बात है उनके साथ रहते हैं। हर मिनट हर चीज़ पे लोग उनसे बहुत मिलने आते थे। जिससे वो बात कर रहे होते थे मैं उनके साथ ही होता था। तो मैं हर मीटिंग्स के अंदर और लोगों से मिलने मिलाने में, तो हर उनकी बात और हर उनकी चीज, यानी जो वो शेयर कर रहे होते थे या बात कर रहे होते, उसके अंदर कोई ना कोई लर्निंग होती थी।
तो बहुत सारी वैसे- ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे सीखने को मिलती थी और लोग भी उनके सीख के जाते थे। उनके यहाँ पे लाखों करोड़ों शागिर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर, अदरवाइज भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी। सो ये एक अच्छा। तो जुल्फी, ये ग्रैंड डिज़ाइन क्या है? ये क्या चीज़ है जिसको पढ़ के मैं इतना इंस्पायर हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में? देखो, ग्रैंड एजेंडा जो है ना, बेसिकली ये नाम मेरे वालिद साहब ने अपनी बुक का रखा। ये बेसिकली नाम दिया था जनरल हमीद गुल साहब ने अपना। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अप्रैल 1998 में। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड एजेंडे की ज़रूरत है। सो देन माय फादर पिक्ड अप दैट line of his as a title topic, as a title or topic for his article writing. कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत है और उन्होंने बताया कि ये है जो करना ग्रैंड एजेंडा फॉर पाकिस्तान। उन्होंने इतना ही लिखा था कि पाकिस्तान को एक ग्रैंड एजेंडे की ज़रूरत है। सो माय फादर पिक्ड अप दैट। उन्होंने उसी के ग्रैंड एजेंडे के नाम से वो लिखना शुरू किया। तो माय फादर राइटिंग वाज ग्रैंड एजेंडा फॉर पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली हम जो भी काम करें इट इज फॉर पाकिस्तान। सो क्या है ग्रैंड एजेंडा, क्या है? देखिए, वो ग्रैंड एजेंडा इट्स अ लॉन्ग हम थिंग। 5-10 मिनट में समझा सकते हैं लोगों को? एक्चुअली मैं बताता हूँ। वो ग्रैंड एजेंडा ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए ना, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन पाकिस्तान। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट थिंग, उसका जनरल साहब ने कोई उसकी डिटेल नहीं बताई थी अपनी आर्टिकल में। सो पिक्ड अप दैट आइडिया फ्रॉम जनरल साहब। सो माय फादर रोट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर और नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने काउंसिल ऑफ एल्डर्स का एक जिक्र किया था जनरल साहब ने अपने टॉपिक में। सो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के ऊपर उन्होंने बात की। सो कि वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी बेहतर होगी, सिस्टम कैसे बेहतर होगा, एम्पावरमेंट कैसे आएगी। सो बेस्ड ऑन दैट थिंग ही रोट ऑन नंबर ऑफ टॉपिक्स। सो वो ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टॉपिक्स, वो भी सारे कंप्लीट नहीं हो सके। उसी चीज़ को मैंने आगे कंटिन्यू करते हुए सो आई स्टार्टेड, जो जिन चीज़ों को माय फादर 20 साल पहले लिखा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा 20 सालों में चेंजेस आ गई। सो मैंने उसके अंदर वैल्यू ऐड करके, उसको नाम चेंज करके, उन्होंने किसी और चीज़ को लिखा था, मैंने उसको आजकल के, क्योंकि ये एक हाई टेक दौर है तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैंने हर चीज़ को लिंक किया है अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो फिर मैं उसके अंदर लिखता रहा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि मज़ीद प्रोग्राम्स के अंदर ग्रैंड एजेंडे पे मज़ीद बात करेंगे। आज हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि व्हाई डिड यू फील द नीड, आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मैं लिखूँ, अखबार से लोगों को कम्युनिकेट करूँ। इतने सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, सियासत में स्पेशली इतनी ऑप्शन हैं, बट व्हाई डू यू फील कि मैं ये वाला रास्ता जो है लोगों से बॉन्ड करने के लिए या उनको एजुकेट करने के लिए या उनको अपनी कहानी या अपना पॉइंट को समझाने के लिए मुझे ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें मेरे जहन में थी। एक तो पहले मेरे जहन में था कि राइटिंग एक ऐसी पावरफुल चीज़ है दैट वंस यू राइट, यू टेक आउट ऑल योर थॉट्स एंड यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर। ऐसा तो ठीक है। सो वो फिर मेरे जहन के अंदर जितनी चीज़ें थी जो मैंने पढ़ के लिखी या जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से था या जो मैंने सीखी हुई थी, वो मैंने उसको पेन डाउन करना शुरू कर दिया। पेन डाउन जब करना शुरू किया तो वो मुझे लगा कि यार, मैं इसको अपने तक अगर महदूद रखूँगा तो इसका फ़ायदा तो किसी को होगा नहीं। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम न्यूज़पेपर जिसके अंदर, तो शुरू में चूँकि मुझे इतना आइडिया नहीं था तो वो मेरा अब एक जो 1000 वर्ड की लिमिट होती है वो एक्सेस हो जाती थी। तो सारे न्यूज़पेपर्स वर नॉट रेडी कि मेरा प्रिंट करें, वो कहते थे उसका। लेकिन मैंने चूँकि लिखा उस सीक्वेंस में होता था, मैं उसको छोटा नहीं कर सकता था। सो उसके अंदर रोज़नामा जो डेली पाकिस्तान है उर्दू का, सो दे सेड ओके। तो उन्होंने मेरा फिर 6 मई 2020 से ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड दिस कोरोना टाइम पेंडेमिक में
वो उन्होंने मेरा प्रिंट करना शुरू कर दिया। सो वो फिर वो जो कॉन्टीन्यूटी थी ना, वो हर वेडनेसडे को छपता है, तो वो कॉन्टीन्यूटी फिर मैंने पहला ये बैकग्राउंड का मेरा प्रिंट हुआ, फिर अगला चेंज ऑफ सिस्टम पे हुआ, फिर पैसे वैसे देते हो इसका मुझे? नहीं कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं, ये तो वॉलंटरी है, उनकी मेहरबानी है, छाप देते हैं। हाँ, साथ ये कि मैंने वो लिखना जब शुरू किया तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मैं आज तक उस चीज़ को कंटिन्यू किया हूँ, और हर आर्टिकल मेरा एक डिफरेंट टॉपिक होता है और डिफरेंट चीज़ों पे मैं लिख रहा हूँ। सो ये रिस्पॉन्स कैसे जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं? यार लोग पढ़े बेसिकली। मुझे पहले आइडिया नहीं था, मैंने थोड़ा उसका टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू कर दिया। मैं ऑनलाइन पेपर पे जब छपता है तो मैं उसको अपना फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैं उसको अपना डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करता हूँ, लिंक्डइन पे, तो वहाँ से लोग पढ़ते हैं। वहाँ से जब लोग पढ़ते हैं तो फिर वो फीडबैक देते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। सो ये कि वो फिर कई ऐसे लोग हैं जो नहीं भी करते, पढ़ लेते हैं, बताते नहीं हैं। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, मेरी आउटरीच बढ़ी। सो ये अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था। वो शुरू में तो मैंने आर्टिकल लिखे तो मुझे था कि यार कभी मुझे को किसी ने फीडबैक तो दिया नहीं, तो मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ। लेकिन क्या कि 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद वो 2-4 जो कमेंट्स आना शुरू हुए कि वो वेरी गुड यार, कीप इट अप, इसके अंदर ये है। सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि ये जो आपने लिखा है इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है। सो वो फिर मैं उनको फीडबैक जब देता था कि मजीद ऐड वैल्यू करके। लोगों को आपने ये सुन लेना है कि आपने जब जुल्फ़िकार अली बदर के कोई आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आपने फीडबैक लाजमी देना, ताकि इनको पता चले कि आप पढ़ें, अपने सवाल लाजमी लिखने हैं, और अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ें हो तो उनके बारे में ज़रूर से पूछना है, ताकि राइट्स मोर, एंड प्लस वो एक जो इन्फॉर्मेशन का चैनल है वो बढ़ता जाए, इन्फॉर्मेशन और निकलती जाए, और इनको भी पता चले कि इनकी बंदा है मौजूद है मार्केट में। ये बड़ा ज़रूरी होता है, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स। अगर आप फीडबैक देंगे, एक छोटा सा कमेंट कर देंगे उसके अंदर के क्या चीज़ है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप उस सवाल को पूछें, और आप एक छोटा सा कमेंट करते हैं, उससे हल्की सी अप्रिसिएशन हो जाती है और लिखने वाले को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये किसी भी चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे, या आपका कोई अपना कोई एजेंडा है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, या सिर्फ आप अपनी लॉ के बारे में लिखना चाहते हैं, या वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि जी हमें बताएं कि अमेरिका चांद पर गया था कि नहीं गया था, या ऐसी कि सिर्फ हम अपनी सियासी और उस लिमिटेशन के अंदर रहें? देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। आई एम अ सेकंड जनरेशन, और हमारा ये कि पार्टी के साथ बस वाबस्तगी है और रहेगी, शुरू से है। वी आर द पार्टी, हम लोग की पार्टी है। मेरे वालिद ने 50 साल ज़िंदगी के इस पार्टी के अंदर दिए, जेलें काटी, कोड़े खाए। बट माई ग्रैंड एजेंडा इज़ ओवर एंड अबव द पोलिटिकल थिंग। वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, समझ गए? बिकॉज पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। समझ गए? सो पार्टियों के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत उस टाइम होगी जब पाकिस्तान है। सो दे ऑल आर वर्किंग ऑन वन वे और द अदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो आपके जैसे अपने जनरल हमीद गुल साहब का जिक्र किया कि उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, उसको आपके वालिद साहब आगे लेकर गए, हाँ। और आप ही को उसको आगे लेके जा रहे हैं। एक तरफ फौज का और पीपल्स पार्टी का हमेशा से क्लैश रहा है, एक इम्प्रेशन ही है, हो सकता है ना रहा हो, अंदर की बात आप जानते हो, लेकिन जनरली एक इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी का आपस में थोड़ा सा क्लैश है, मगर एक तरह से आप उनसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, जो कि एक इसलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दैट शोज़ यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपकी किसी से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं भी मिलती, मगर वो ऐसी कोई बात करते हैं जो कि आपके मतलब की हो। देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरल हमीद गुल साहब, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट ही वाज अ लर्नड मैन। वो पाकिस्तान की एक ऐसे इदारे के सरबराह रहे हैं कि जो चीज़ें उनको पता थी किसी को नहीं पता थी। सही कह रहे हैं। ठीक है, अब वी शुड एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, वी मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदमी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की एज ए इंस्टीट्यूशन देयर इज नो इशू, ठीक है। आर्मी के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके अंदर ऐसा होता है कि बाज़ इंडिविजुअल्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे डिक्टेटर्स आए। मेरे फादर को जनरल अयूब खान ने भी जेल में डाला एज ए स्टूडेंट लीडर।
ठीक। फिर याहिया खान ने स्टूडेंट मूवमेंट रोकने के लिए जेल में डाला, ज़ियाउल हक ने तो कोड़े भी लगाए, जेलों में रखा, मुशर्रफ ने भी 2 साल जेल में रखा। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप ये कहें कि आपको एक इंडिविजुअल आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो आपकी इदारे के साथ लड़ाई, ऐसी नहीं है। ये बहुत अच्छा किया वैसे आपने जो लोगों को मैसेज दिया है, बिकॉज परसेप्शन हमेशा वही नहीं, रहती है कि ऐसा लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। आपस में इनकी बनती नहीं है और नहीं झगड़े ऐसा नहीं करते है, हैं। ऐसा नहीं है। बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, खासतौर पे हमारी पार्टी की। हाँ, उसके अंदर ये है कि तमाम जो गवर्नमेंट्स आती हैं उसके अंदर बाज़ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं who have that mindset of giving political victimization to different other party leaders, तो उनके ऊपर वो विक्टिमाइज करते हैं, जैसे आप भी हो रहा है, माजी में भी हुकूमतों में होता रहा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जब आपने मुश्किल काम में जाना है तो वो फिर देन यू हैव टू टॉलरेट, Absolutely. ठीक है ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो वो आपके साथ ज्यादती करते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं है कि सारे ही अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। तो अब जो हुकूमत है उसके जो लोग विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो जो असल काम जो पॉलिटिकल लीडर्स का होता है कि वो टॉलरेट भी करें, बर्दाश्त भी करें, सब्र भी करें। अच्छा, ये मैं जो आप बात कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन वाली, इसके ऊपर हम बाद में बाद में बात ठीक करेंगे। है, अभी आपकी राइटिंग पे दोबारा आते हैं। ठीक है। ये मुझे बताएं कि मुस्तकबिल में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मजीद आपने एजेंडा अपने जहन में क्या बनाया हो? रील मेरा जो है ना, बेसिकली मैंने ये जो ग्रैंड एजेंडे पे बैकग्राउंड पे हमने बात की, इसी तरह मैंने स्टार्ट किया। जनरल हमीद गुल साहब ने एक आइडिया दिया था न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, कि पाकिस्तान के अंदर एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। ये एक अलहदा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके ऊपर किसी और टाइम पे बात करेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा कोरोना, लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना एंड इट्स इम्पैक्ट, कि कोरोना का क्या लाइफ, कोरोना के होते हुए लाइफ कैसी बन गई और कोरोना के जाने के बाद कैसी लाइफ होगी। द प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड, ठीक है। इसके ऊपर मेरा आर्टिकल था कि हर चीज़ आइंदा चेंज हो जाएगी। पहले 9/11 में ये चेंज आई थी, 9/11 के बाद, अब ये कोरोना के बाद है, क्योंकि नोबडी हैज, चेंज हो गई, टोटल दुनिया चेंज हो, प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए हर चीज़ के। फिर उसके बाद मैंने लिखा डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डिक्टेटरशिप है, जैसे डेमोक्रेसी है, इस तरह और कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर किया, क्योंकि मैं भी बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। सो उसके ऊपर मैंने लिखा। हाँ, ज़रा थोड़ा सा वो सस्पेंस भी रहता है कि तीसरा कौन सा ऐसा है जो कि लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स के ऊपर लिखा, क्योंकि लॉकडाउन था, कोर्ट्स बंद थी, और जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है हम लोग तो एज ए लॉयर्स को बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है कि कोर्ट्स बंद है और उनका कारोबार बिल्कुल बंद है। उनको भी मुश्किलात बहुत बढ़ गई होंगी जिन लोगों, ठीक है, उनके लोगों के जेन्युइन केसेस हैं, चीज़ें हैं, वो उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उनका। तो लिहाजा मैंने डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स को, कि हाउ कैन वी बिल्ड ई कोर्ट्स, व्हाट आर द प्रोसेसेस वी नीड टू फॉलो, किसने लीड लेनी है। मैंने उसके अंदर फिर लिखा है पहले थोड़ा सा आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी का, हाई कोर्ट में और बाकी जगह पे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, इनिशिएट किया था। बट अभी भी चाहिए, बार एंड बेंच को दोनों को चाहिए कि कोर्ट्स को डिजिटलाइज करें ई कोर्ट्स में, जो इस तरह के टाइम के अंदर या ड्यूरिंग रेगुलर जो ट्रांजैक्शनल टाइम होता है उसके अंदर भी अगर कोई विटनेस या कोई प्लेंटिफ या कोई डिफेंडेंट या कोई लॉयर, चाहे वो डिफेंस साइड का है या मेन प्लेंटिफ साइड का है, तो वो अगर कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता तो उनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट किया जाए। नई ट्रेडिशंस बन गई हैं एक तरह से। बिल्कुल अभी बिल्कुल, चीज़ें टेक्नोलॉजी का, normalize, देखिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है ना, बिल्कुल। तो लिहाजा उसको वो मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स के बाद लिखा, डिजिटल इकोनॉमी पे लिखा। फिर मैंने रिव्यूइंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे लिखा, कि हम लोग के यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी बनी हुई है कई साल पुरानी। सो उसके अंदर आप देखें कि
फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है, एग्रीकल्चर है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पेट्रोलियम की है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, आईटी की पॉलिसी। ये पॉलिसीज बने हुए कई कई साल हो गए। ये जिस टाइम बनी थी, इनके अंदर रिव्यू नहीं किया गया। ये आज भी वही है। दुनिया के मुल्क जो हमारी पॉलिसी लेके 5 ईयर प्लान लेके दुनिया में तरक्की कर गए, दे आर द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन इन रिव्यूइंग द पब्लिक पॉलिसी? व्हाट sectors of the ministries and what industries do we have to look into to change the public policy? रिव्यू करें। उसके ऊपर फिर मैंने लिखा, फिर मैंने डिजिटल गवर्नेंस पे लिखा, फिर मैंने रोल ऑफ मीडिया पे लिखा कि मीडिया के अंदर जो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं वी आर जर्नलिस्ट, बट जर्नलिस्ट तो वो होता है जिसको कलम की ताकत का आइडिया हो, जिसने रिपोर्टिंग की हो, जिसने अखबार के अंदर काम किया हो, ठीक है, जिसको लिखने पढ़ने का पता हो। ये जो हम बैठे काम कर रहे हैं, ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि मैंने लिखना शुरू किया, आपने उसको पढ़ा, तो आज आज आपने आके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने इसको वो किया। अगर ना मैं लिखता, ना वो मेरी आउटरीच होती, ना वो पढ़ते थ्रू सोशल मीडिया, ना आज हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते। सो दिस इज़ अ थिंग। वो फिर मैंने रोल ऑफ मीडिया के ऊपर लिखा कि कैसे मीडिया ट्रांसफॉर्म किया, और आज कैसे लोग आके टीवी पे एंकर बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रिंट मीडिया से आए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं सो कॉल्ड, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रिंट मीडिया के। तो आपका कोई इरादा है एंकरशिप करने का टेलीविजन पे? लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं 2 साल लाइव टॉक शो करता रहा हूँ होस्ट। हाँ, मुझे याद है। हाँ, उसके बारे तो में मैंने 2-3 डिफरेंट चैनल्स के ऊपर एट वन टाइम मैं करता रहा, 2 साल लाइव टॉक शो होस्ट करता रहा, और वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता, बट चूँकि मैंने वकालत करनी थी, साथ में और बहुत ज़्यादा वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, तो इस वजह से फिर मैं एक उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सका, मैंने छोड़ दी, मैं आगे चला। सो नाउ टुडे, बिकॉज ऑफ यू एंड सोशल मीडिया एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजी, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि आज फिर से मैं आके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हम इसको आगे लेके चलें। तो कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स हैं जो लोग people who want to read what you've written, उनको स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे या you can write anywhere? बेसिकली इंग्लिश के अंदर मेरा तो डेली टाइम्स में आता है, कभी वो संडे को प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, कभी वो मंडे को करते हैं एवरी वीक, और रोज़नामा पाकिस्तान जो उर्दू का है, डेली पाकिस्तान, उसके अंदर एवरी वेडनेसडे आता है। 6 मई 2020 से आ रहा है, तो बीच में कोई एक आधा, जैसे इस हफ्ते कश्मीर का बहुत ज़्यादा वो था, तो उस पर सिर्फ लोगों ने कश्मीर पे लिखा, तो उन लोगों का प्रिंट हुआ। तो मैंने कश्मीर के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि कश्मीर इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा प्रिंट करना है, तो मैं कश्मीर का लिखूँगा 5 फरवरी को। सो हाँ, वो कश्मीर डे है और उसके ऊपर मैं लिखूँगा। तो बस यही है, तो वो प्रिंट होता रहता है, आता रहता है, और वो मैं भी कोशिश करता हूँ। अभी आगे मैं पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उस पर लिखूँगा, अकाउंटेबिलिटी पे लिखूँगा, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी जहन में आ जाए, करंट टॉपिक टीवी पे चल रहा हो, कोई डिस्कशन चल रही हो, सो आई गिव माय ओपिनियन। And basically political. It should be issue based, current political opinion, current affairs का है, कोई issue का होता है, so mainly focused on politics, yes, Politics. yeah, Very nice. and more than politics. तो आजकल क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है? आजकल मैं लिख रहा हूँ 88 onwards, जो इलेक्शन हुए ना, इसकी 70, 77, then 85 and 88, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018, उन सब के ऊपर मैं राइटिंग थोड़ा थोड़ा सा, तो वो इट विल मेक अ आर्टिकल कि उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा कि कैसे इलेक्शन जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल क्लासेस टू द अपर एंड एलीट एंड
it is only possible for rich person to contest the election now. हाँ, वो मैंने आपका एक आर्टिकल में ख्याल से इसके मामले पे आपने शुरू कर दिया थोड़ा सा लिखना अभी। हाँ, अभी start उसके ऊपर किया लिखा। है। तो ये जो अभी डू यू थिंक व्हाटएवर यू फाइंड आउट you'll be able to publish? क्या इतनी आज़ादी है पाकिस्तान में सहाफ़त को कि आप जो भी आपकी फाइंडिंग्स आप पब्लिश कर सकते यार हैं? एक चीज़ तो आई एम प्रेटी श्योर कि मैंने आज तक जो भी लिखा है ना, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ने छापा या उर्दू ने, उन्होंने कभी मेरा एक वर्ड भी चेंज नहीं किया। सो आई एम प्रेटी श्योर कि आज़ादी है। मेरा तो ख्याल है आज़ादी। हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स। एक चीज़ का हमें भी ज़हन में रखना है कि हम जो चीज़ लिखते हैं या कोई भी लिखता है या कोई भी टीवी पे आके बात करता है, इट शुड बी फॉर द नेशन, फॉर द स्टेट। प्लस सपोर्टेड बाय एविडेंस। वो हाँ, जो एविडेंस भी बात बेस्ड तो कह होना रही है, चाहिए। देखिए ना, आप हेयर से के ऊपर, हेयर से इज नॉट एविडेंस। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर टॉक शो हेयर से पे होते हैं जो एक बातचीत होती लेट्स है। सपोज 1500 लफ्ज़ का या 2000 लफ्ज़ का अगर आर्टिकल लिखना है तो आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं उसके लिए? डिपेंड करता है टॉपिक पे, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो आई फर्स्ट लुक, आई डू द रिसर्च ऑन द नेट, या फिर मैं लाइब्रेरी में आके उस से रिलेटेड कोई बुक विद रेफरेंस जो। आई लव योर लाइब्रेरी। मुझे एक इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए करने से। हाँ, करते हैं ना। इसको वहाँ से शुरू करें, हाँ, चेक करना सेक्शंस का मुख्तलिफ। अब बुक्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं, और हम ये जो 200-250 पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे ये भी है, ये भी खजाना ही है तो पूरी हिस्ट्री ऑफ एक-एक- पाकिस्तान पॉलिटिक्स है। हाँ, यहाँ पे मेरा दिल हाँ। कर रहा है मैं कैमरा उठाऊं और सबको हाँ, एक तो हम एक एक पिक्चर के ऊपर 2-2, 4-4 मिनट का एक शॉट कर सकते कर हैं, सकते हैं। व्लॉग बना सकते हैं। सो विल डू दैट। बिल्कुल, इट्स अ गुड लोगों आइडिया। को हाँ, आई एम श्योर कि दे लोगों बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। या विल डू। आप वो जो बात कह रहे थे वो खत्म करें, किताबें कितनी पढ़नी पड़ती हैं लाइब्रेरी में आए थे। बेसिकली डिपेंड करता है